हाय फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। तो बताओ कैसे हो। आई होप आप बहुत अच्छे होंगे। आज की क्लास की शुरुआत करेंगे उससे पहले कुछ बातें आपको याद रखनी होगी। सबसे पहली बात ये रहने वाली है कि आपको क्लास पूरी देखनी है, कहीं पर भी क्लास को बीच में छोड़ना नहीं है। यदि आपने इस क्लास को बीच से छोड़ के बाहर निकल गए, इसका मतलब ये है कि आप अपनी जिंदगी के साथ क्या कर रहे हो, कुछ धोखा दे रहे हो। नंबर 2 पर बात ये रहने वाली है कि इस क्लास को अपने भाइयों के साथ या अपने दोस्तों के साथ दबा के शेयर करनी है, ताकि वो भी इस क्लास से कुछ न कुछ फायदा ले सके। थर्ड नंबर पर बात ये रहने वाली है कि यदि आपको क्लास अच्छी लगे तो क्लास को दबा के लाइक करना। तो आज हम इस क्लास की शुरुआत करेंगे और इस क्लास के अंदर समझने की कोशिश करेंगे कि एक्सरसाइज 4.2 के अंदर जितने भी क्वेश्चन हैं उनको बनाने की कोशिश करेंगे। और इस क्वेश्चनों के अंदर जितने भी कॉन्सेप्ट या जितने भी मेथड लगेंगे वो हमने इससे पहले वाली क्लासों के अंदर हमने सीख लिया है। तो आज एक्सरसाइज 4.2, इसके अंदर क्या लिखा हुआ है कि फाइंड द मॉड्यूलस एंड द आर्ग्यूमेंट्स ऑफ ईच ऑफ द कॉम्प्लेक्स नंबर्स इन एक्सरसाइज 1 to 2। प्रश्न 1 से 2 तक सम्मिश्र संख्याओं में प्रत्येक का मापांक और कोणांक ज्ञात कीजिए। आपको क्या करना है, आपको एक तो मॉड्यूलस बताना है और दूसरा आपको क्या बताना है, आर्ग्यूमेंट्स बताना है। और सबसे पहला जो क्वेश्चन है वो z इज इक्वल टू -1 माइनस आयोटा स्क्वायर रूट ऑफ 3 है। इसका क्या बताना है आपको, इसका आपको बताना है मॉड्यूलस और एक बताना है कॉन्जुगेट। सबसे पहले हम लिखेंगे सॉल्यूशन और इसके अंदर हम क्या करेंगे कि इस कॉम्प्लेक्स नंबर का क्या कोऑर्डिनेट हो सकता है। यहां से जो पॉइंट बनेगा तो उस पॉइंट के कोऑर्डिनेट होंगे, इसको आप मान लो पॉइंट कोई भी मान लो P इज इक्वल टू हो गया -1 और माइनस का स्क्वायर रूट ऑफ 3। ठीक है, तो अब हम सबसे पहले क्या करेंगे, हम मॉड्यूलस निकालेंगे यानी मापांक निकालेंगे। तो यहां पर लिखा द मॉड्यूलस ऑफ अ कॉम्प्लेक्स नंबर। जिसको किससे रिप्रेजेंट किया जाता है, तो आप कहते हो मोड ऑफ z इज इक्वल टू होता है स्क्वायर रूट ऑफ रियल नंबर का होल स्क्वायर प्लस होता है इमेजिनरी नंबर का होल स्क्वायर, देन इज इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ रियल नंबर यहाँ पर कितना है, तो आप कहोगे सर -1, तो मैंने लिखा -1 का होल स्क्वायर प्लस इमेजिनरी नंबर क्या है, तो आप कहोगे सर स्क्वायर रूट ऑफ 3 वो भी माइनस का होगा, तो यहाँ पर लिखूंगा माइनस स्क्वायर रूट ऑफ 3 का होल स्क्वायर, देन इज इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ -1 का स्क्वायर क्या हो जाएगा 1 प्लस माइनस स्क्वायर रूट ऑफ 3 का होल स्क्वायर क्या हो जाएगा 3। जैसे आप इसको ऐड करोगे तो हो जाएगा स्क्वायर रूट ऑफ 4 जो किसके इक्वल होता है 2 के। ये जो आपके पास आया ये क्या आया, मोड ऑफ z। कहने का मतलब ये है कि ये जो 2 है, 2 क्या है, इस सम्मिश्र संख्या का मापांक है। क्या है, इस सम्मिश्र संख्या का मापांक है। अब हम क्या करेंगे, इस कॉम्प्लेक्स नंबर का हम आर्गुमेंट्स निकालेंगे। हम कहने का मतलब ये है कोणांक निकालेंगे। तो यहां पर मैंने लिखा द आर्ग्यूमेंट ऑफ अ कॉम्प्लेक्स नंबर। ठीक है, अब मैं क्या कर देता हूं, इसके आगे कंटिन्यूअस साइड करूंगा। जब भी आप क्या निकालते हो, आर्ग्यूमेंट निकालते हो, तो सबसे पहले आपको क्या करना है कि आर्ग्ड प्लेन बनाना है। तो मैंने कुछ इस प्रकार से क्या बनाया, आर्ग्ड प्लेन बनाया। ये हमारा क्या हो गया, रियल एक्स एक्सिस हो गया और ये हमारा हो गया इमेजिनरी वाई एक्सिस और ये हो गया ओरिजिन। ये हमारा क्या हो गया, रियल एक्स एक्सिस और ये हमारा क्या हो गया, इमेजिनरी वाई एक्सिस। तो मेरे को ये बताओ, ये जो पॉइंट है
वो कौन से क्वाड्रेंट में होगा। तो आप कह रहे हो कि सर एब्सियसा एंड ऑर्डिनेट दोनों नेगेटिव्स की वैल्यू दे रहा है, इसका मतलब ये है कि ये जो पॉइंट है वो हमारा थर्ड क्वाड्रेंट के अंदर होगा, जिसको हम कहेंगे P जो है वो क्या है -1 और -√3, यानी इस पॉइंट के ये कोऑर्डिनेट होने वाले। अब आपको क्या करना है, जैसे ही आपको आर्ग्यूमेंट बताना है तो इस पॉइंट P को क्या करोगे, इस ओरिजिन से ज्वाइन कर लोगे। जैसे ओरिजिन से ज्वाइन करवाया और उसके बाद में आपने देखा रियल पॉजिटिव एक्स एक्सिस से जैसे आपने एंगल को मेजर किया, तो ये जो एंगल हमारा बना है यही क्या होगा, आर्ग्यूमेंट ऑफ अ कॉम्प्लेक्स नंबर, जिसको कुछ इस प्रकार से रिप्रेजेंट किया जाता है। लेकिन क्या होता है कि यहां पर जितना भी हम आर्ग्यूमेंट बताएंगे वो हम बताएंगे प्रिंसिपल आर्ग्यूमेंट। कहने का मतलब ये है कि मुख्य आयाम। तो यहां पर मैंने क्या किया कि tan अल्फा, अब कहोगे सर निकालना तो हमको थीटा है, लेकिन आपने सर अल्फा क्यों निकाला, क्योंकि मेरी बात सुनो, जैसे मैं यहां से देखूंगा कि इस पॉइंट के पास जाने के लिए मेरे को y एक्सिस पर कितना चलना पड़ा, तो आप कहोगे सर -√3, लेकिन x एक्सिस पर मेरे को कितना चलना पड़ा, -1। इसका मतलब ये हुआ कि यहाँ पर ये राइट एंगल ट्रायंगल हो गया। क्या हो गया, राइट एंगल ट्रायंगल। और ये आप क्या मान लो कि ये जो एंगल है वो अल्फा है। क्या है, एफ अल्फा। ये जो डिस्टेंस है वो आपके पास कितनी है, -1, लेकिन जो ये डिस्टेंस है वो आपके पास कितनी है, -√3। लेकिन जब भी आप क्या निकालते हो, अल्फा निकालोगे, तो ये जो अल्फा है ये हमेशा हमेशा मैग्नीट्यूड होना चाहिए। क्या कि देखो मैंने यहां पर लिखा कि tan अल्फा इज इक्वल टू होता है हाइट डिवाइडेड बाय बेस, तो यहां पर क्या हो जाएगा, y डिवाइडेड बाय x, तो इज इक्वल टू हो गया y की जगह क्या है, √3 डिवाइडेड बाय क्या हो गया, 1। यहां पर जो साइन है ना वो आपको नहीं लेने हैं। तो अल्फा की वैल्यू क्या हो जाएगी, यानी tan अल्फा इज इक्वल टू √3 इज इक्वल टू होता है, यदि हम डिग्री के अंदर बात करें तो 60 डिग्री, और रेडियन के अंदर बात करें तो पाई डिवाइडेड बाय 3 रेडियन। लेकिन आपको क्या चाहिए, आपको तो चाहिए प्रिंसिपल आर्ग्यूमेंट। ठीक है, तो मैंने लिखा प्रिंसिपल आर्ग्यूमेंट ऑफ अ कॉम्प्लेक्स नंबर। तो प्रिंसिपल आर्ग्यूमेंट जो होता है उसको किससे रिप्रेजेंट किया जाता है, एम्पलीट्यूड ऑफ z से इज इक्वल टू हो जाएगा क्या, कि आपको ये एंगल बताना है। इसका मतलब ये है कि आपने पॉजिटिव रियल एक्सिस के साथ कैसे मेजर किया, तो आप कहोगे सर क्लॉकवाइज। तो जैसे ही क्लॉकवाइज करोगे तो यहां से लेके यहां तक जब आओगे तो कितने डिग्री का एंगल बन जाएगा, आप कहोगे सर -π। लेकिन उसके साथ जब मैं ये ऐड कर दूंगा तो मेरे पास क्या बच जाएगा, ये। तो मैंने क्या किया, प्लस कर दिया कौन सा एंगल, अल्फा एंगल जो हमारे पास आया था। तो इज इक्वल टू हो गया -π प्लस पाई डिवाइडेड बाय 3। और जैसे ही एलसीएम लेके इसको सॉल्व करोगे तो -2π डिवाइडेड बाय क्या हो जाएगा, 3 रेडियन। ये हमारे पास क्या आ गया, ये हमारे पास आ गया कोणांक, एम्पलीट्यूड ऑफ z इज इक्वल टू थीटा इज इक्वल टू -2π डिवाइडेड बाय 3 रेडियन। यानी इस कॉम्प्लेक्स नंबर का हमने एक तो क्या निकाला, मॉड्यूलस निकाला। तो मॉड्यूलस कुछ हम इस प्रकार से निकाल सकते हैं, और कोणांक या आर्ग्यूमेंट हम कुछ इस प्रकार से निकाल सकते हैं। जब भी आपको कोणांक वर्ड लिखा हुआ हो या आर्ग्यूमेंट्स के बारे में केवल आर्ग्यूमेंट लिखा हुआ हो, इसका मतलब ये है कि आपको हमेशा हमेशा प्रिंसिपल आयाम बताना है। कौन सा आयाम बताना है, प्रिंसिपल आयाम। और प्रिंसिपल जो आयाम होता है उसकी एक कंडीशन होती है, क्या होती है कि ये जो प्रिंसिपल आर्ग्यूमेंट होता है, एम्पलीट्यूड ऑफ जो z है वो हमेशा हमेशा -π से तो बड़ा होता है, लेकिन +π से छोटा या उसके इक्वल होना चाहिए। ठीक है,
जब कभी भी वो जनरल आर्गुमेंट के बारे में पूछे तो आपको क्या करना है कि प्रिंसिपल आर्गुमेंट के साथ 2k पाई ऐड कर लेना है, और k यहाँ पर क्या होता है, इंटीजर नंबर्स होता है। तो अब हम क्या करेंगे कि नेक्स्ट क्वेश्चन के अंदर जाएंगे, और वो हमारा होगा दूसरा। हमारे पास सेकंड क्वेश्चन क्या है कि z इज इक्वल टू माइनस स्क्वायर रूट ऑफ 3 प्लस आयोटा। इसका भी आपको क्या बताना है, मॉड्यूलस एंड आर्ग्यूमेंट, यानी मापांक और कोणांक बताना है। जब आर्ग्यूमेंट्स की बात हो तो उस समय क्या करना होता है कि जब आपको कोई भी जो कॉम्प्लेक्स नंबर देगा, उस कॉम्प्लेक्स नंबर का आपको पॉइंट फाइंड करना होगा, यानी उस पॉइंट के क्या कोऑर्डिनेट बन सकते हैं। बात है ना समझ। मैंने पहले भी कहा था जब कॉम्प्लेक्स नंबर की शुरुआत की थी उस समय कि जिस प्रकार से हम किसी भी रियल नंबर को एक लाइन के ऊपर डिनोट कर सकते हैं, उसी प्रकार से हम कॉम्प्लेक्स नंबर को भी आर्क्ड प्लेन या कॉम्प्लेक्स प्लेन के ऊपर डिनोट कर सकते हैं। तो यहाँ पर सबसे पहले हम क्या करेंगे, इसका जो पॉइंट होगा, इसका पॉइंट भी हम मान लेते हैं P इज इक्वल टू होगा, और इसके जो कोऑर्डिनेट हो जाएंगे वो होगा माइनस स्क्वायर रूट ऑफ 3 कॉमा 1। इसका हमको सबसे पहले क्या बताना है, मापांक। तो मैंने यहां पर लिखा द मॉड्यूलस ऑफ अ कॉम्प्लेक्स नंबर। तो मॉड्यूलस ऑफ यानी मोड ऑफ z इज इक्वल टू होता है स्क्वायर रूट ऑफ रियल नंबर का होल स्क्वायर प्लस होता है इमेजिनरी नंबर का होल स्क्वायर, देन इज इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ रियल नंबर आपके पास कितना है, तो आप कहोगे सर माइनस स्क्वायर रूट ऑफ 3 का होल स्क्वायर प्लस इमेजिनरी नंबर क्या है कि 1 का होल स्क्वायर। ठीक है, जैसे आप इसको सॉल्व करोगे तो क्या हो जाएगा, स्क्वायर रूट ऑफ -3 का होल स्क्वायर 3 और 1 का होल स्क्वायर 1, देन स्क्वायर रूट ऑफ कितना आ गया 4, जो किसके इक्वल हो गया 2 के। तो हमारे पास मोड ऑफ z जो है यानी मापांक, वो हमारे पास अभी क्या प्राप्त हुआ 2। लेकिन अब हमें क्या फाइंड करना है, तो अब हमें फाइंड करना है इसी कॉम्प्लेक्स नंबर का आर्ग्यूमेंट। तो मैंने लिखा द आर्ग्यूमेंट्स ऑफ अ कॉम्प्लेक्स नंबर इसको हिंदी में कहा जाता है कि समस्त संख्याओं का गुणांक, कोणांक, सॉरी। ठीक है ना। अब हम क्या करेंगे कि जब भी आप क्या निकालते हो, कोणांक या आयाम यानी आर्ग्यूमेंट्स या एम्पलीट्यूड जब भी निकालते हो, तो सबसे पहले क्या करना, आपको आर्क्ड प्लेन बनाना। तो कुछ इस प्रकार से आपने क्या किया, आर्क्ड प्लेन ड्रॉ किया। ये हमारा क्या हो गया, रियल एक्स एक्सिस हो गया, और ये हमारा हो गया इमेजिनरी वाई एक्सिस। ठीक है ना। तो मेरे को ये बताओ, जो ये पॉइंट है P इज इक्वल टू ब्रैकेट में है माइनस स्क्वायर रूट ऑफ 3 1, ये कहाँ होगा, तो ये जो है वो आपका सेकंड क्वाड्रेंट के अंदर होगा। ठीक है ना। यानी जो एब्सियंसा है वो तो नेगेटिव का होगा, लेकिन ऑर्डिनेट जो है वो पॉजिटिव का होगा। जैसे आप क्या करोगे, इस पॉइंट P को इस ओरिजिन से जब मिलाओगे या पॉइंट P को ओरिजिन से ज्वाइन करोगे, तो ये हमारा क्या बन गया, लाइन सेगमेंट। क्या बन गया, आप कहोगे सर लाइन सेगमेंट। तो ये जैसे लाइन सेगमेंट बना, तो पॉजिटिव रियल एक्सिस के साथ ये लाइन सेगमेंट कितने रेडियन का एंगल बनाता है, इसी को हम कहते हैं आर्ग्यूमेंट ऑफ z। अब हम क्या करेंगे कि इस पॉइंट P के पास जाने के लिए मुझे क्या करना होगा, कुछ इस प्रकार से एक राइट एंगल ट्रायंगल लेट्स करना होगा। तो मेरे को पॉइंट P के पास जाने के लिए x एक्सिस पर मेरे को कितनी डिस्टेंस तय करनी होगी, तो माइनस की स्क्वायर रूट ऑफ 3, लेकिन y एक्सिस पर कितनी डिस्टेंस तय करनी होगी, तो प्लस का 1। तो मेरे पास ये क्या आ जाएगा, ये पॉइंट आ जाएगा। तो मेरे को सबसे पहले क्या फाइंड करना है, मेरे को फाइंड करना है एल्फा। क्या फाइंड करना है, एल्फा। और जब ये जो स्ट्रेट लाइन है ना, यहाँ पर कितने डिग्री का एंगल बनता है, तो आप कहोगे सर ये पूरा जो राइट एंगल नहीं, ये जो पूरा एंगल ना वो कितने डिग्री का हो जाएगा, 180 डिग्री का या पाई रेडियन का। तो यहाँ पर सबसे पहले मैंने क्या किया कि tan एल्फा इज इक्वल टू हो गया हाइट डिवाइडेड बाय क्या होता है, बेस।
तो इज इक्वल टू हो गया 1 डिवाइडेड बाई स्क्वायर रूट ऑफ 3। तो अल्फा की जो वैल्यूज है वो क्या आ गई, पाई डिवाइडेड बाय 6 रेडियन। कहने का मतलब ये है कि ये 30 डिग्री की वैल्यूज आ गई। लेकिन आपको क्या फाइंड करना है, आपको थीटा फाइंड करना है, यानी पॉजिटिव रियल एक्सिस के साथ जो एंगल बनता है उसी को हम आर्गुमेंट कहते हैं। ये वाला नहीं होगा, नेगेटिव रियल एक्सिस के साथ जो एंगल बनाता है उसको हम आर्गुमेंट कह देंगे, ऐसा नहीं होगा। अब हम क्या निकालेंगे, जब जब आर्गुमेंट की बात होगी उस समय हम निकालेंगे प्रिंसिपल आर्गुमेंट। तो प्रिंसिपल आर्गुमेंट ऑफ अ कॉम्प्लेक्स नंबर, आर्गुमेंट ऑफ अ कॉम्प्लेक्स नंबर। अब मेरी बात सुनो कि प्रिंसिपल आर्गुमेंट को किससे रिप्रेजेंट किया जाता है, तो आप कहोगे सर एम्पलीट्यूड ऑफ z इज इक्वल टू हो जाएगा, यहां पर ये जो एंगल है वो कितने डिग्री का होगा, आप कहोगे सर पाई, यानी 180 रेडियन का होगा। इसमें से सब्ट्रैक्ट करना होगा क्या, ये अल्फा, तब हमारे पास ये बच जाएगा। तो यहाँ पर जैसे मैंने अल्फा को सब्ट्रैक्ट किया तो यहाँ पर लिखा पाई माइनस पाई डिवाइडेड बाय 6, इसके डिनोमिनेटर के अंदर 1 है। जैसे एलसीएम लेके इसको सॉल्व करोगे तो क्या आ जाएगा, 5 पाई डिवाइडेड बाय 6 रेडियन। ये आपके पास क्या आ गया, ये तो आपके पास आया प्रिंसिपल आर्गुमेंट। क्या आ गया, क्या आ गया, आप कहोगे सर प्रिंसिपल आर्गुमेंट, तो यहां पर लिख दोगे एम्पलीट्यूड ऑफ z इज इक्वल टू हो जाएगा, थीटा इज इक्वल टू 5 पाई डिवाइडेड बाई 6 रेडियन। और जब मैंने कुछ हाईलाइट्स पॉइंट्स बताए थे उस समय मैंने कहा था फर्स्ट क्वाड्रेंट और सेकंड क्वाड्रेंट के अंदर जब भी आप आर्ग्यूमेंट्स देखते हो वो आर्ग्यूमेंट्स हमेशा पॉजिटिव्स की वैल्यूज देता है या उसके आगे पॉजिटिव का साइन होता है, लेकिन थर्ड और फोर्थ के अंदर नेगेटिव्स का साइन होगा। क्यों, क्योंकि यहाँ पर जो होता है वो क्लॉकवाइज एंगल को मेजर किया जाता है। और सॉरी मैंने यहाँ पर एक लाइन नहीं लिखी, यहाँ पर हमेशा याद रखना कि प्रिंसिपल जो आर्ग्यूमेंट होता है एम्पलीट्यूड ऑफ जो z होता है उसकी कंडीशन होती है कि माइनस पाई से तो बड़ा होना चाहिए लेकिन प्लस पाई से छोटा या इसके बराबर होना चाहिए। तो अब हम क्या करेंगे, अब हम थर्ड क्वेश्चन करने की कोशिश करेंगे। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि कन्वर्ट ईच ऑफ द कॉम्प्लेक्स नंबर्स गिवन इन एक्सरसाइज 3 to 8 इन द पोलर फॉर्म। प्रश्न 3 से 8 तक सम्मिश्र संख्याओं में प्रत्येक को ध्रुवीय रूप में आपको क्या करना है, कन्वर्ट करना है। ध्रुवीय रूप को इंग्लिश में कहा जाता है पोलर फॉर्म। क्या कहा जाता है, पोलर फॉर्म। तो सबसे पहले जो कॉम्प्लेक्स नंबर दे रखा है वो क्या है, 1 माइनस आयोटा। लेकिन इसको क्या करना होगा, कुछ मानना होगा, क्योंकि ये z के इक्वल थोड़ी ना, तो हमने माना कि लेट z इज इक्वल टू हो गया 1 माइनस का आयोटा। पोलर फॉर्म क्या होती है, तो आप कहोगे सर पोलर फॉर्म जो होती है, यहां पर मैंने लिखा पोलर फॉर्म, पोलर फॉर्म ऑफ अ कॉम्प्लेक्स नंबर। वो क्या होती है कि z इज इक्वल टू होता है r ब्रैकेट में होता है cos थीटा प्लस होता है आयोटा साइन थीटा। तो हमें इस कॉम्प्लेक्स नंबर से हमें किस किस की रिक्वायरमेंट रहेगी, एक तो r का मतलब यहाँ पर मेन होता है मॉड्यूलस का और थीटा यहाँ पर होता है आर्गुमेंट का। तो सबसे पहले हम r निकालेंगे जिसको मॉड्यूलस ऑफ अ कॉम्प्लेक्स नंबर कहा जाता है। तो मैंने लिखा मॉड्यूलस r इज इक्वल टू मोड ऑफ z इज इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ रियल नंबर का होल स्क्वायर प्लस हो जाएगा इमेजिनरी नंबर का होल स्क्वायर, देन इज इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ रियल नंबर यहाँ पर कितना है 1 का होल स्क्वायर प्लस इमेजिनरी नंबर कितना है -1 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ 1 प्लस 1। क्यों, क्योंकि 1 का स्क्वायर 1 और -1 का स्क्वायर भी 1 ही होगा। देन ये हो गया ऐड करके स्क्वायर रूट ऑफ 2। ये हमारे पास क्या आ गया r, या हम कह सकते हैं मोड ऑफ z, यानी मॉड्यूलस आ गया। अब हम क्या निकालेंगे, इस कॉम्प्लेक्स नंबर का आर्गुमेंट निकालेंगे। तो सबसे पहले मैंने लिखा, यहाँ पर लिखा, यहाँ पर जो आर्गुमेंट होगा वो हमेशा हमेशा प्रिंसिपल होना चाहिए, यानी ये जो थीटा ना हो यहाँ पर ये जो आर्गुमेंट होगा ना वो हमेशा प्रिंसिपल होना चाहिए। तो यहाँ पर मैंने लिखा द
आर्ग्यूमेंट ऑफ अ कॉम्प्लेक्स नंबर, ऑफ अ कॉम्प्लेक्स नंबर। आगे का कंटिन्यू मैं यहां करूंगा। अब क्या करना होता है, जब भी आप आर्ग्यूमेंट फाइंड करते हो तो उससे पहले क्या करना है, आपको आगे प्लान बनाना है। तो ये हमारा क्या हो गया, रियल एक्स एक्सिस, ये हमारा हो गया इमेजिनरी वाई एक्सिस, और ये हमारा क्या हो गया, आप कहोगे सर रियल एक्स एक्सिस। मैंने कहा ओके, और जहां पर ये दोनों एक्सिस एक दूसरे को इंटरसेक्ट करते हैं उसको हमेशा ओरिजिन कहा जाता है। तो इस कॉम्प्लेक्स नंबर का पॉइंट क्या हो जाएगा, इस कॉम्प्लेक्स नंबर का पॉइंट होगा P, जो होगा यहां पर मैं लिख देता हूं P, जो होगा क्या 1 कॉमा माइनस का 1। इसका मतलब ये है कि हमारा x जो है वहां पर तो पॉजिटिव की वैल्यूज आ रही हैं, लेकिन y जो है वो हमेशा नेगेटिव का कब होगा, जब हम फोर्थ क्वाड्रेंट के अंदर चले जाएंगे। तो ये जो पॉइंट है P 1 कॉमा माइनस का 1, तो यहां पर मैंने क्या किया, जब इस पॉइंट P को इस ओरिजिन से ज्वाइन करवा दिया, जैसे ही ओरिजिन से ज्वाइन करवा के यहां से जब मैंने एंगल देखा पॉजिटिव रियल एक्सिस के साथ, जब मैंने एंटी क्लॉकवाइज नहीं क्लॉकवाइज जब मेजर किया, तो यहां पर मैंने देखा कि यहां पर जो एंगल है वो हमेशा हमेशा क्या आएगा, आर्ग्यूमेंट ऑफ z, और वो भी किसका आएगा, नेगेटिव का आएगा। तो मेरी बात सुनो, सबसे पहले आपको क्या करना है कि आपको करना है कि लेट्स measure the magnitude of theta। आपको हमेशा हमेशा ना मैग्नीट्यूड ऑफ थीटा निकालना है। तो मैंने यहां पर क्या किया कि tan थीटा इज इक्वल टू होता है हाइट डिवाइडेड बाय बेस देन y डिवाइडेड बाय x। देन y की वैल्यूज क्या है, तो आप कहोगे सर 1 डिवाइडेड बाय 1। तो यहां पर tan जो थीटा है, क्या tan जो थीटा है वो इज इक्वल टू आ गया 1 के। ये कब हो सकता है, जब थीटा की वैल्यू पाई डिवाइडेड बाय 4 हो। कहने का मतलब ये है कि 45 डिग्री की वैल्यूज जब आती हैं वो कितनी हो जाती है 1। लेकिन अब आपको क्या चाहिए, प्रिंसिपल आर्गुमेंट चाहिए। तो यहां पर लिखा मैंने प्रिंसिपल आर्गुमेंट। प्रिंसिपल आर्गुमेंट की कंडीशन होती है, और वो क्या होती है कि एम्पलीट्यूड ऑफ जो जेड है, एम्पलीट्यूड ऑफ जो जेड है वो हमेशा हमेशा माइनस पाई से तो बड़ा होता है, लेकिन प्लस पाई से छोटा या इसके इक्वल होता है। तो हमारे पास ये प्रिंसिपल आर्गुमेंट क्या आ गया, तो आपने कहा सर ये जो हमारे पास एम्पलीट्यूड ऑफ जो जेड है वो किसके इक्वल होगा, थीटा के, लेकिन पाई डिवाइडेड बाय 4 रेडियन तो होगा, लेकिन इसके आगे साइन जो है वो नेगेटिव का आएगा, जो ये डिसाइड या ये डिनोट करेगा कि आपने जो एंगल मेजर किया है वो क्लॉकवाइज किया है। बात आई ना समझ में। जैसे आपने क्या किया, इस एंगल यानी आर्गुमेंट थीटा और आर की वैल्यू जैसे इस पोलर फॉर्म के अंदर रखी, तो इस कॉम्प्लेक्स नंबर का क्या आ गया, पोलर फॉर्म। तो मैंने क्या लिखा कि z इज इक्वल टू आर की जगह क्या है, स्क्वायर रूट ऑफ 2 कॉस थीटा, थीटा की जगह क्या है माइनस पाई डिवाइडेड बाय 4 प्लस आयोटा साइन माइनस का पाई डिवाइडेड बाय 4। इट इज द आंसर। तो ये क्या आ गया, इस कॉम्प्लेक्स नंबर का पोलर फॉर्म, यानी कह सकते हैं इस कॉम्प्लेक्स नंबर की क्या है, पोलर फॉर्म क्या है, z इज इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ 2 ब्रैकेट में cos माइनस पाई डिवाइडेड बाय 4 प्लस आयोटा साइन माइनस पाई डिवाइडेड बाय 4। एक मेरी बात याद रखना कि जब भी यहां पर एंगल ये देख रहे हो तो वो हमेशा प्रिंसिपल एंगल होना चाहिए, यानी प्रिंसिपल आर्गुमेंट होना चाहिए, जिसकी कंडीशन या रेंज कुछ इस प्रकार से होती है। सबसे पहले आपको क्या करना है कि जब भी आप एंगल निकालते हो उसका मैग्नीट्यूड निकालना है। मैग्नीट्यूड का मतलब ये होता है कि पॉजिटिव के अंदर वो एंगल फाइंड करना, फिर उसके बाद में डिसाइड करना कि आपने क्लॉकवाइज मेजर किया या एंटी क्लॉकवाइज। जब क्लॉकवाइज करते हो तो वो एंगल जो है वो नेगेटिव का आ जाएगा, और जब आप एंटी क्लॉकवाइज करते हो तो उस समय वो पॉजिटिव का आ जाएगा। अब हम जाएंगे नेक्स्ट क्वेश्चन के अंदर। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन जो 4 है, इसका यानी इस कॉम्प्लेक्स नंबर का भी आपको क्या बताना है, ध्रुवीय रूप यानी पोलर फॉर्म बतानी है। तो सबसे पहले क्या करोगे कि इसको z के इक्वल मान लोगे। तो मैंने क्या लेट
z इज इक्वल टू हो गया -1 प्लस आयोटा। लेकिन जैसे इससे पहले वाला जो थर्ड क्वेश्चन था वहां पर क्या था कि 1 माइनस का आयोटा था। तो इसका सबसे पहले आप देखोगे पोलर फॉर्म होती क्या है, तो द पोलर फॉर्म ऑफ अ कॉम्प्लेक्स नंबर, यानी स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ बतानी है कॉम्प्लेक्स नंबर की, ठीक है ना। यहां पर बताओगे पोलर फॉर्म की स्टैंडर्ड फॉर्म, ठीक है ना। तो सबसे पहले मैंने यहां पर क्या किया, लिखा कि z इज इक्वल टू r ब्रैकेट में cos थीटा प्लस हो गया आयोटा साइन थीटा। तो जैसे आप पोलर फॉर्म निकालोगे किसी कॉम्प्लेक्स नंबर की, तो उस समय आपको एक तो मॉड्यूलस की रिक्वायरमेंट रहेगी, एक आर्गुमेंट की। तो सबसे पहले हम क्या कर लेते हैं, मॉड्यूलस को फाइंड कर लेते हैं कि मॉड्यूलस यानी इसको r इज इक्वल टू मोड ऑफ z इज इक्वल टू होता है स्क्वायर रूट ऑफ रियल नंबर का होल स्क्वायर प्लस होता है इमेजिनरी नंबर का होल स्क्वायर, देन इज इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ रियल नंबर यानी -1 का होल स्क्वायर प्लस यानी 1 का होल स्क्वायर, क्योंकि इमेजिनरी नंबर है उनका जो इमेजिनरी नंबर यहाँ पर है जो 1 है और वो भी पॉजिटिव का है, देन इज इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ -1 का स्क्वायर 1 और 1 का स्क्वायर 1, जब 1 और 1 दोनों जब ऐड हुए तो स्क्वायर रूट ऑफ 2 आ गया, जो क्या है, जो हमारी स्मॉल r की वैल्यूज आ गई, जिसको मोड ऑफ z कहा जाता है, मॉड्यूलस कहा जाता है। अब हम क्या निकालेंगे, इसी कॉम्प्लेक्स नंबर का आर्गुमेंट निकालेंगे। ठीक है ना, हम इसी कॉम्प्लेक्स नंबर का क्या निकालेंगे अब, आर्गुमेंट। तो सबसे पहले क्या है कि जब भी आप क्या निकालते हो, किसी भी कॉम्प्लेक्स का आर्गुमेंट निकालते हो, तो उससे पहले क्या बनाना है आपको, आर्ग्ड प्लेन। ये हमारा जो है वो रियल एक्स एक्सिस हो जाएगा और ये हमारा हो जाएगा इमेजिनरी वाई एक्सिस। ये हमारा क्या हो जाएगा, रियल एक्स एक्सिस हो जाएगा। आप कहोगे जी सर, और ये हमारा ओरिजिन हो जाएगा। तो मेरे को बताओ यहां से जो पॉइंट आएगा P इज इक्वल टू, इसके कोऑर्डिनेट क्या हो जाएंगे, -1 +1, ठीक है। तो मेरे को बताओ ये जो आपके पास पॉइंट आया है, जो आपके पास ये पॉइंट आया है, वो कहाँ रहने वाला होगा, वो यहाँ पर है। इस पॉइंट P के जो कोऑर्डिनेट है वो है -1 +1। जैसे आप क्या करोगे, इस पॉइंट P को इस ओरिजिन से ज्वाइन करवाओगे, तो इस लाइन सेगमेंट और इस पॉजिटिव रियल एक्सिस के साथ जो एंगल बनता है उसी को हम कहते हैं आर्गुमेंट ऑफ सेट। लेकिन सबसे पहले आपको क्या फाइंड करना होगा, अल्फा फाइंड करना होगा, और पाई रेडियन में से उस जब अल्फा को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो हमारे पास प्रिंसिपल आर्गुमेंट आ जाएगा। तो सबसे पहले मैंने क्या लिखा कि tan अल्फा इज इक्वल टू होगा हाइट डिवाइडेड बाय बेस, तो y डिवाइडेड बाय x। तो जैसे मैं इस पॉइंट P पर जाने के लिए मेरे को क्या करना होगा कि कुछ मैं इस प्रकार से यहाँ डॉट से डिनोट कर लेता हूँ कि मेरे को x अक्ष के ऊपर कितना चलना होगा, -1, लेकिन y एक्सिस के ऊपर मेरे को +1 चलना होगा, तब जाके मेरे पास ये पॉइंट आ जाएगा। तो यहाँ पर क्या हुआ कि tan अल्फा इज इक्वल टू हो गया 1 डिवाइडेड बाय 1। मैंने पहले भी कहा है कि आपको जब भी यहाँ पर एंगल निकालते हो, वो एंगल हमेशा मैग्नीट्यूड के अंदर होना चाहिए। साइन जो है वो बाद में डिसाइड करेंगे। ये कब वैल्यूज आती हैं, जब अल्फा की वैल्यू 45 डिग्री या पाई डिवाइड बाय 4 रेडियन होती है। लेकिन आपको क्या चाहिए, आपको प्रिंसिपल आर्ग्यूमेंट चाहिए। प्रिंसिपल आर्गुमेंट का मतलब लगता है मुख्य आयाम या मुख्य कोणांक भी कह सकते हैं, जिसकी कंडीशन होती है कि हमारा एम्पलीट्यूड ऑफ जो z है, जिसको यानी प्रिंसिपल आर्गुमेंट को रिप्रेजेंट किया जाता है, तो ये -π से तो बड़ा होना चाहिए, लेकिन +π से छोटा या इसके इक्वल होना चाहिए। तो यहाँ पर क्या आ गया कि एम्पलीट्यूड ऑफ z जो है
वो किसके इक्वल आ गया कि पाई माइनस एल्फा। यानी जब आप क्या करोगे कि इस 180 डिग्री में से इस एल्फा को क्या कर दोगे, सब्ट्रैक्ट कर दोगे, तो हमारे पास इस थीटा की वैल्यूज आ जाएगी जो ही हमारा एम्पलीट्यूड होगा। जैसे इसको आप क्या करोगे, एलसीएम लेके इसको सॉल्व करोगे तो ये क्या हो जाएगा 3 पाई डिवाइडेड बाई 4। ये हमारे पास क्या आ गया, तो आप कहोगे सर एम्पलीट्यूड ऑफ जेड, या हम कह सकते हैं थीटा इज इक्वल टू हो गया 3 पाई डिवाइडेड बाई 4 रेडियन। जैसे ही इस थीटा की वैल्यूज और इस आर की वैल्यू जब इस पोलर फॉर्म के अंदर रखोगे तो यहां पर जो हमारे पास पोलर फॉर्म है वो क्या आ जाएगी कि z इज इक्वल टू हो जाएगा, r की जगह मैंने क्या रखा स्क्वायर रूट ऑफ 2 cos, थीटा की जगह क्या है आप कहोगे सर 3 पाई डिवाइडेड बाय 4 रेडियन प्लस आयोटा साइन 3 पाई डिवाइडेड बाय 4 रेडियन। ये हमारा क्या आ गया आंसर। तो हमने कुछ इस प्रकार से इस कॉम्प्लेक्स नंबर का भी पोलर फॉर्म निकालने की कोशिश की। हम कुछ इस प्रकार से निकाल सकते हैं, ठीक है। जब भी पोलर फॉर्म निकालोगे उससे पहले उस कॉम्प्लेक्स नंबर का आपको आर्ग्यूमेंट्स भी निकालना आना चाहिए और मॉड्यूलस भी निकालना आना चाहिए। लेकिन जब भी आप आर्ग्यूमेंट निकालते हो तो आपको ये पता होना चाहिए कि जो हमारा आर्ग प्लेन है उस आर्ग प्लेन के अंदर ये पॉइंट कहाँ रिप्रेजेंट करेगा, तो ये थोड़ा सा ध्यान रखना है, ठीक है ना। तो अब नेक्स्ट क्वेश्चन के अंदर जाएंगे। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, 5th -1 माइनस आयोटा, इसका भी आपको क्या बताना है पोलर फॉर्म। हमें ये कॉम्प्लेक्स नंबर दे रखी है, तो मैंने क्या किया सबसे पहले माना लेट्स ये जो है ना वो z के इक्वल होगा -1 माइनस का आयोटा। तो मेरे को बताओ कि पोलर फॉर्म जो होती है ना उसका स्टैंडर्ड फॉर्म क्या होगा, पोलर फॉर्म ऑफ अ कॉम्प्लेक्स नंबर तो वो होता है कि z इज इक्वल टू होता है r ब्रैकेट में होता है cos थीटा प्लस आयोटा साइन थीटा, ठीक है। तो यहाँ जब भी आप क्या करते हो किसी भी कॉम्प्लेक्स नंबर का पोलर फॉर्म निकालोगे तो उसमें आपको r और थीटा दोनों की रिक्वायरमेंट रहेगी। यहाँ पर जो r है वो क्या है मॉड्यूलस ऑफ अ कॉम्प्लेक्स नंबर, तो मॉड्यूलस r इज इक्वल टू मोड ऑफ z इज इक्वल टू होता है स्क्वायर रूट ऑफ रियल नंबर का होल स्क्वायर प्लस होता है इमेजिनरी नंबर का होल स्क्वायर, देन इज इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ रियल नंबर यहाँ पर कितना है -1 का होल स्क्वायर प्लस इमेजिनरी नंबर भी यहाँ पर कितना है -1 का होल स्क्वायर। जैसे आप इस स्क्वायर को सॉल्व करोगे तो स्क्वायर रूट ऑफ -1 का स्क्वायर 1 प्लस -1 का स्क्वायर 1, जब इन दोनों को ऐड करोगे तो स्क्वायर रूट ऑफ 2, ये आपके पास क्या आ गया r, या हम कह सकते हैं मोड ऑफ z, यानी मॉड्यूलस आपके पास ये आपको प्राप्त हो गया। अब आप क्या करोगे इस कॉम्प्लेक्स नंबर का आर्ग्यूमेंट निकालोगे, तो द आर्ग्यूमेंट ऑफ अ कॉम्प्लेक्स नंबर जब भी आप किसी कॉम्प्लेक्स नंबर का आर्गुमेंट निकालते हो तो उससे पहले आपको क्या करना है उस कॉम्प्लेक्स नंबर के पॉइंट को फाइंड करना होगा, और इस पॉइंट P के कोऑर्डिनेट क्या हो जाएंगे, तो आप कहोगे सर -1 और -1, यानी एफसीएस का भी -1 होगा और ऑर्डिनेट भी -1 होगा। एफसीएस का मतलब होता है भुज, ऑर्डिनेट का मतलब होता है कोटि। जब भी आप क्या करते हो आर्ग्यूमेंट्स निकालोगे उस समय आपको आर्ग प्लेन बनाना ही होगा। ये हमारा क्या हो गया रियल एक्स एक्सिस, और ये हो गया हमारा इमेजिनरी वाई एक्सिस, और ये हमारा क्या हो गया ओरिजिन हो गया। तो मेरे को बताओ ये पॉइंट कहाँ होगा, तो जब है ना कोऑर्डिनेट वाले दोनों ना एब्सिस एंड ऑर्डिनेट दोनों पॉजिटिव का हो तो इसका मतलब फर्स्ट क्वाड्रेंट के अंदर, और जब दोनों नेगेटिव हो इसका मतलब वो पॉइंट कौन से क्वाड्रेंट होगा थर्ड के अंदर। तो P जो है वो क्या हो जाएगा या उसके कोऑर्डिनेट क्या हो जाएंगे -1, -1। जब इस पॉइंट P को जब इस ओरिजिन से मैं ज्वाइन करूंगा
तो ये जो लाइन सेगमेंट बना है आपके पास, ये यानी इस लाइन सेगमेंट और इस पॉजिटिव रियल एक्सिस के साथ जो एंगल बनता है थीटा, वही हमारा आर्गुमेंट ऑफ जेड होता है। लेकिन इस पॉइंट के पास आने के लिए आपको y एक्सिस पर कितना चलना होगा, तो आप कहोगे सर यहाँ से यहाँ तक मेरे को y एक्सिस पर -1 और x एक्सिस पर भी मेरे को -1 चलना होगा। ठीक है, जब भी आप क्या करोगे, यहां से अल्फा को फाइंड करोगे, ये यहां पर क्या होगा अल्फा, तो इस अल्फा का मैग्नीट्यूड बताना है, यानी इस एंगल का मैग्नीट्यूड बताना है। तो हमारे पास जो tan अल्फा होगा वो इज इक्वल टू होगा हाइट डिवाइडेड बाय बेस। तो tan अल्फा इज इक्वल टू हो गया 1 डिवाइडेड बाय 1। इसका मतलब क्या हो गया, इसका मतलब ये हुआ, ये तब आ सकता है जब अल्फा की वैल्यू पाई डिवाइडेड बाय 4 रेडियन हो। क्या हो, पाई डिवाइडेड बाय 4 रेडियन। लेकिन आपको क्या चाहिए, प्रिंसिपल आर्गुमेंट चाहिए, क्योंकि ये जो थीटा होता है ना, ये जो थीटा होता है ना, वो हमेशा हमेशा प्रिंसिपल आर्गुमेंट होता है, ना कि जनरल आर्गुमेंट। तो प्रिंसिपल आर्गुमेंट की एक कंडीशन होती है, और वो क्या होती है, वो कंडीशन ये होती है कि एम्पलीट्यूड ऑफ जो जेड है, प्रिंसिपल आर्गुमेंट को एम्पलीट्यूड ऑफ जेड से डिनोट या रिप्रेजेंट किया जाता है। तो -पाई से तो ये बड़ा होना चाहिए, लेकिन +पाई से छोटा या इसके इक्वल होना चाहिए। तो ये आप क्या रखना, थोड़ा सा ध्यान रखना। तो जैसे आपने क्या किया, एम्पलीट्यूड ऑफ z जैसे फाइंड किया, वो इज इक्वल टू हो गया, क्या हो गया कि देखो, जैसे आप पॉजिटिव रियल एक्सिस के साथ यानी क्लॉकवाइज एंगल को मेजर करोगे, तो उस समय ये जो एंगल यहाँ से लगा के यहाँ तक जो बनेगा वो कितना हो जाएगा, -पाई। लेकिन आपको क्या करना है, इसके साथ इसको ऐड करना है। जैसे ऐड करोगे तो आपके पास ये एंगल बच जाएगा। तो प्लस का क्या करना होगा, अल्फा। तो यहाँ पर लिखा -पाई प्लस पाई डिवाइडेड बाय 4, इसके डिनोमिनेटर के अंदर 1 है। जैसे एलसीएम लेके इसको सॉल्व करोगे तो -3 पाई डिवाइडेड बाय 4 रेडियन, ये आपके पास क्या आ जाएगा, ये आपके पास आएगा प्रिंसिपल आर्गुमेंट, जिसको हम ऐसे ले सकते हैं, एम्पलीट्यूड ऑफ जेड इज इक्वल टू हो जाएगा थीटा। लेकिन आपको क्या बतानी है, आपको बताना है इस कॉम्प्लेक्स नंबर की पोलर फॉर्म। तो पोलर फॉर्म क्या होती है कि z इज इक्वल टू हो गया r की जगह यहाँ पर कितना है, आप कहोगे सर √2 ब्रैकेट में cos थीटा, थीटा की जगह क्या है, -3 पाई डिवाइडेड बाय 4 प्लस आयोटा साइन थीटा की जगह क्या है, -3 पाई डिवाइडेड बाय 4 और ब्रैकेट क्लोज, और यहाँ पर लिख देंगे आंसर। ये जो आपके पास पोलर फॉर्म आई है, ये पोलर फॉर्म इस कॉम्प्लेक्स नंबर की है। तो जब भी आपको पोलर फॉर्म फाइंड करनी हो, तो उससे पहले आपको सबसे पहले क्या करना है, उस पोलर फॉर्म को, स्टैंडर्ड फॉर्म को लिखना है। उसके बाद में उस पोलर फॉर्म के अंदर एक तो मॉड्यूलस आता है, एक क्या आता है, आर्गुमेंट। और आर्गुमेंट जो है वो प्रिंसिपल आर्गुमेंट की वैल्यूज होनी चाहिए, ना कि जनरल आर्गुमेंट की वैल्यूज। ये थोड़ा सा ध्यान रखना। तो अब हम जाएंगे नेक्स्ट क्वेश्चन के अंदर। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है और वो है 6 -3। ये जो कॉम्प्लेक्स नंबर दे रखा है, इस कॉम्प्लेक्स नंबर का भी आपको क्या बताना है, पोलर फॉर्म बताना। तो सबसे पहले आप क्या करोगे, यहां पर लिखोगे सॉल्यूशन। देखो यहां पर केवल और केवल रियल नंबर ही आपके पास है, ठीक है ना, इमेजिनरी नंबर आपके पास नहीं है। तो कुछ इस प्रकार से पहले क्या करेंगे, इसको ना स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ अ कॉम्प्लेक्स नंबर के रूप में कन्वर्ट करना होगा। तो मैंने यहाँ पे लिखा कि z इज इक्वल टू, यहाँ पर मैं लिख दूंगा लेट z इज इक्वल टू -3 प्लस हो जाएगा 0 डॉट आयोटा। यहाँ पर जो ये डॉट है ना, ये मल्टीपल कोड डिनोट करता है या इंडिकेट करता है, ठीक है ना। तो सबसे पहले बताओ कि पोलर फॉर्म होती क्या है। तो आप कहोगे सर पोलर फॉर्म ऑफ अ कॉम्प्लेक्स नंबर तो होती है कि z इज इक्वल टू होता है, r ब्रैकेट में होता है cos थीटा प्लस होता है आयोटा साइन थीटा। जब भी आपको किसी भी कॉम्प्लेक्स नंबर की पोलर फॉर्म चाहिए, तो उसको फाइंड करने के लिए एक तो मॉड्यूलस की रिक्वायरमेंट रहेगी, एक आर्गुमेंट की रिक्वायरमेंट रहेगी।
मॉड्यूलस का मतलब होता है मापांक। जो r इज इक्वल टू होगा मोड ऑफ z इज इक्वल टू होगा स्क्वायर रूट ऑफ रियल नंबर का होल स्क्वायर प्लस होगा इमेजिनरी नंबर का होल स्क्वायर, देन इज इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ रियल नंबर कितना है -3 का होल स्क्वायर प्लस इमेजिनरी नंबर कितना है 0 का होल स्क्वायर, देन हो गया स्क्वायर रूट ऑफ -3 का स्क्वायर 9 प्लस 0 का स्क्वायर 0, देन ये किसके इक्वल हो गया +3 के। ये क्या आ गई आपके पास मॉड्यूलस या हम कह सकते हैं मोड ऑफ z। लेकिन अब आपको क्या करना है, इसी कॉम्प्लेक्स नंबर का आर्ग्यूमेंट बताना है आपको। क्या बताना है? आर्ग्यूमेंट। द आर्ग्यूमेंट ऑफ अ कॉम्प्लेक्स नंबर। जब भी आप क्या करते हो, किसी भी कॉम्प्लेक्स नंबर का आर्गुमेंट फाइंड करोगे उससे पहले उस कॉम्प्लेक्स नंबर का पॉइंट जो होता है उस पॉइंट के कोऑर्डिनेट आपको फाइंड करने आने चाहिए। तो इसके कोऑर्डिनेट क्या हो जाएंगे -3, 0। तो जैसे आप आर्गुमेंट्स निकालोगे उससे पहले आपको क्या करना होगा, आर्ग प्लेन बनाना होगा कुछ इस प्रकार से। फिर हम ये देखेंगे कि ये पॉइंट जो है वो इस आर्ग प्लेन के कौन से क्वाड्रेंट के अंदर होगा। ये हमारा ओरिजिन हो गया, ये हमारा रियल एक्स एक्सिस हो गया, ये हमारा इमेजिनरी वाई एक्सिस हो गया। तो ये जो हमारा पॉइंट है -3, 0 इसका मतलब ये है कि एक्स एक्सिस पर तो -3 है लेकिन y का कुछ नहीं। इसका मतलब ये है ये जो पॉइंट है ना वो यहाँ होगा, यानी एक्स एक्स के जस्ट ऊपर, वो भी रियल एक्स एक्सिस की नेगेटिव की वैल्यू जाएगी यहाँ पर, तो -3 हो जाएगा 0। अब मेरे को बताना है कि इसका आर्ग्यूमेंट क्या होगा। तो जैसे आपने पॉजिटिव रियल एक्सिस के साथ एंगल को क्या किया, मेजर किया, एंटी क्लॉकवाइज जैसे टर्न हुआ, तो मेरे को बताओ यहाँ पर कितने रेडियन का एंगल बन गया। तो आपको सर ये पाई रेडियन का एंगल बन गया, क्यों? तो देखो इस पॉइंट के साथ जब ये देखोगे, ये आपका क्या है पॉजिटिव रियल एक्सिस और ये आपका क्या है, ये लाइन सेगमेंट है, मान सकते हैं थोड़ी देर के लिए। तो इसके बीच में एंगल कितना हो गया, पाई रेडियन का। तो सबसे पहले मैं यहाँ पे लिखूंगा कि 10, यानी ये जो एंगल होता है थीटा, यही हमारा क्या होता है आर्गुमेंट ऑफ z, जिसको कहा जाता है प्रिंसिपल आर्गुमेंट। थीटा इज इक्वल टू tan थीटा जो होता है वो हाइट डिवाइडेड बाय बेस होता है, तो y डिवाइडेड बाय क्या हो गया, x हो गया। यहाँ पर y की वैल्यू तो 0 है लेकिन x की वैल्यूज क्या है आपको हो गए सर 3। तो ये कब आ सकता है, लेकिन यहाँ पर मैं मान लो ये माइनस का है, ठीक है, ये कब हो सकता है, ये कब हो सकता है, या मैं यहाँ से हटा दूं, केवल और केवल आपको मैग्नीट्यूड ही बताना है इस एंगल का। तो ये जो tan थीटा जो है वो tan थीटा जो है वो किसके इक्वल हो गया, 0 के इक्वल हो गया। लेकिन ये जो है ना पॉइंट वो हमारा कहाँ है, रियल एक्सिस जो है, रियल एक्सिस की जो नेगेटिव वैल्यू आती है वहां पर है। यदि यहाँ पर होता तो ये 0 के इक्वल हो जाता है, यानी जो थीटा है वो 0 रेडियन के इक्वल हो जाता है। अन्यथा ये यहाँ पर होने की वजह से ये पाई रेडियन के इक्वल होगा। ये थोड़ा सा आप क्या रखना, ध्यान रखना। जैसे मैं इसका कॉन्जुगेट पूछूंगा, इस कॉम्प्लेक्स नंबर का कॉन्जुगेट, तो वो कॉन्जुगेट जो है उस कॉन्जुगेट का आर्ग्यूमेंट भी पाई रेडियन के इक्वल होगा। क्यों? क्योंकि जो प्रिंसिपल आर्गुमेंट होता है उसकी कंडीशन होती है, क्या होती है कि हमारा जो एम्पलीट्यूड ऑफ जो z है, क्या एम्पलीट्यूड ऑफ z जो -पाई से तो बड़ा लेकिन +पाई से छोटा या इसके इक्वल, यानी यहाँ पर जो साइन है इक्वल का, तो जैसे ही इसके ऊपर आएगा तो आपको ये पाई लेना है, ना कि माइनस का पाई। बात है समझ में? तो ये आपके पास क्या आ गया, एम्पलीट्यूड ऑफ z, एम्पलीट्यूड ऑफ z इज इक्वल टू ये हो गया। तो आपको क्या बतानी है, पोलर फॉर्म बतानी है। तो पोलर फॉर्म क्या आ गई कि z इज इक्वल टू r ब्रैकेट में cos थीटा प्लस आयोटा साइन थीटा। अब आपको क्या करना है, इस r की जगह क्या पुट कर दोगे, तो z इज इक्वल टू r की जगह रखोगे 3 ब्रैकेट में
कॉस थीटा, थीटा की जगह आएगा पाई रेडियन प्लस आयोटा साइन पाई रेडियन। तो ये हमारे पास इस कॉम्प्लेक्स नंबर की क्या आ गई, पोलर फॉर्म। कौन से, z इज इक्वल टू -3 प्लस 0 डॉट आयोट, जो हमारे पास कॉम्प्लेक्स नंबर है उसकी जो पोलर फॉर्म है वो कुछ इस प्रकार से आएगी। अब हम जाएंगे नेक्स्ट क्वेश्चन के अंदर। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है 7, स्क्वायर रूट ऑफ 3 प्लस आयोटा। इसका भी आपको क्या बताना है, पोलर फॉर्म। मैंने क्या कहा था, जब भी आपको पोलर फॉर्म की रिक्वायरमेंट हो या किसी भी कॉम्प्लेक्स नंबर का पोलर फॉर्म फाइंड करना हो तो आपको क्या निकालना होगा। सबसे पहले आपको उस कॉम्प्लेक्स नंबर का मॉड्यूलस और आर्ग्यूमेंट फाइंड करना होगा सबसे पहले। तो मैंने क्या किया, लेट्स कि z इज इक्वल टू हो गया स्क्वायर रूट ऑफ 3 प्लस का आयोटा। ठीक है, तो मेरे को ये बताओ कि पोलर फॉर्म क्या होती है। तो आप कहोगे सर पोलर फॉर्म ऑफ अ कॉम्प्लेक्स नंबर कि z इज इक्वल टू हो गया r ब्रैकेट में हो गया कि cos थीटा प्लस हो गया आयोटा साइन थीटा। तो एक तो आपको थीटा की रिक्वायरमेंट है, एक आपको आर की रिक्वायरमेंट है। आर यहाँ पर होता है मॉड्यूलस ऑफ अ कॉम्प्लेक्स नंबर। तो आर इज इक्वल टू हो गया मोड ऑफ जेड इज इक्वल टू हो गया स्क्वायर रूट ऑफ रियल नंबर का होल स्क्वायर प्लस हो जाएगा इमेजिनरी नंबर का होल स्क्वायर। देन जब आप देखोगे कि स्क्वायर रूट ऑफ रियल नंबर आपके पास क्या है, स्क्वायर रूट ऑफ 3, तो यहां पर लिखा आपने स्क्वायर रूट ऑफ 3 का होल स्क्वायर प्लस इमेजिनरी नंबर क्या है 1 का होल स्क्वायर। जो आयोटा का कोफिशिएंट होता है वही इमेजिनरी नंबर होता है। देन स्क्वायर रूट ऑफ 3 का स्क्वायर क्या हो जाएगा 3 प्लस 1 का स्क्वायर 1। जब जैसे इन दोनों को जब आपने ऐड किया तो स्क्वायर रूट ऑफ 4 हो गया, जो किसके इक्वल होता है 2 के। ये आपके पास क्या आ गया स्मॉल आर, या आप कह सकते हो मोड ऑफ जेड। लेकिन अब आपको क्या फाइंड करना है, थीटा। ये भी जो थीटा है ना, ये प्रिंसिपल आर्ग्यूमेंट है। तो इस कॉम्प्लेक्स नंबर का आप क्या निकालोगे, आर्ग्यूमेंट। तो मैंने लिखा द आर्ग्यूमेंट ऑफ अ कॉम्प्लेक्स नंबर, सम्मिश्र संख्याओं का कोणांक। तो जब भी आप आर्ग्यूमेंट फाइंड करते हो किसी भी कॉम्प्लेक्स नंबर का, तो आपको सबसे पहले क्या करना होता है, उस कॉम्प्लेक्स नंबर का पॉइंट फाइंड करना होता है, जो क्या है, यानी उसके कोऑर्डिनेट क्या है, स्क्वायर रूट ऑफ 3,1। इसका मतलब ये हुआ कि एब्सियंसा एंड ऑर्डिनेट दोनों पॉजिटिव का साइन रखते हैं। इसका मतलब ये हुआ कि हमारा जो आर्क्ड प्लेन है, कौन सा प्लेन, आर्क्ड प्लेन, ये हमारा हो गया रियल एक्स एक्सिस, ये हमारा हो गया इमेजिनरी वाई एक्सिस, और ये हो गया ओरिजिन। तो ये जो हमारा पॉइंट है P स्क्वायर रूट ऑफ 3,1 वो इस आर्क्ड प्लेन के फर्स्ट क्वाड्रेंट में होगा। तो अब मैं क्या करूंगा, जब इस पॉइंट P को इस ओरिजिन से ज्वाइन कर दूंगा तो ये हमारे पास एंगल कुछ इस प्रकार से आ जाएगा। यानी इस लाइन सेगमेंट और इस पॉजिटिव रियल एक्सिस के साथ बना एंगल ही क्या कहलाता है, आर्गुमेंट कहलाता है, जिसको कुछ इस प्रकार से रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है ना। तो अब हम क्या करेंगे कि जो हमारा tan थीटा होता है वो इक्वल टू होता है हाइट डिवाइडेड बाय बेस के। लेकिन tan थीटा इज इक्वल टू यहाँ पर जो y है उसकी वैल्यूज क्या है 1 डिवाइडेड बाय x की वैल्यूज क्या है स्क्वायर रूट ऑफ 3। तो मेरे को ये बताओ कि यहाँ पर थीटा की जगह मैं ऐसा कौन सा एंगल पुट करूं जिसकी वैल्यूज मेरे को 1 डिवाइडेड बाय स्क्वायर रूट ऑफ 3 प्राप्त हो जाए। तो आप कहोगे सर थीटा जो है वो किसके इक्वल होगा, पाई डिवाइडेड बाय 6 रेडियन या 30 डिग्री के इक्वल। ठीक है, ये हमारे पास क्या आ गया, प्रिंसिपल आर्गुमेंट ही आ गया। ठीक ना, सीधा सीधा, जिसको डिनोट किया जाता है एम्पलीट्यूड ऑफ जेड से, जो इसके इक्वल हो गया।
तो मेरे को बताओ पोलर फॉर्म क्या हो जाएगी किसकी, इस कॉम्प्लेक्स नंबर की। तो आप कहोगे कि z इज इक्वल टू हो जाएगा r की जगह यहां पर क्या आ जाएगा 2 cos थीटा, थीटा की जगह पाई डिवाइडेड बाय 6 प्लस आयोटा साइन थीटा की जगह फिर से पाई डिवाइड बाय 6 रेडियन आ जाएगा। और ये हमारा आंसर आ गया। यानी इस कॉम्प्लेक्स नंबर की पोलर फॉर्म क्या होने वाली है, z इज इक्वल टू 2 ब्रैकेट में cos पाई डिवाइड बाय 6 प्लस आयोटा साइन पाई डिवाइड बाय 6। हम कुछ इस प्रकार से हम इस कॉम्प्लेक्स नंबर का आर्गुमेंट निकाल सकते हैं और इस कॉम्प्लेक्स नंबर का मॉड्यूलस हम कुछ इस प्रकार से फाइंड कर सकते हैं। अब हम जाएंगे नेक्स्ट क्वेश्चन के अंदर। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन और इस एक्सरसाइज का लास्ट क्वेश्चन 8। यहां पर क्या दे रखा है, केवल और केवल आयोटा दे रखा है, ठीक है ना। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, इसका भी आप क्या बताना है, पोलर फॉर्म बतानी है। तो यहां पर मैंने लिखा सॉल्यूशन सबसे पहले क्या करोगे आप ना, इस कॉम्प्लेक्स नंबर के स्टैंडर्ड फॉर्म के अंदर कन्वर्ट करोगे। z इज इक्वल टू हमारा रियल नंबर क्या है 0 प्लस इमेजिनरी नंबर क्या है आयोटा। आपको क्या बतानी है, पोलर फॉर्म ऑफ अ कॉम्प्लेक्स नंबर। उसकी स्टैंडर्ड फॉर्म क्या होती है, z इज इक्वल टू होता है r ब्रैकेट में होता है cos थीटा प्लस आयोटा साइन थीटा। जब भी आप किसी कॉम्प्लेक्स नंबर की पोलर फॉर्म फाइंड करते हो तो उसके अंदर एक मॉड्यूलस की रिक्वायरमेंट रहती है और नंबर 2 पर हमें प्रिंसिपल आर्गुमेंट की रिक्वायरमेंट रहती है। तो यहाँ पर मैंने लिखा मॉड्यूलस ऑफ अ कॉम्प्लेक्स नंबर यानी r इज इक्वल टू मोड ऑफ z इज इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ रियल नंबर का होल स्क्वायर प्लस होता है इमेजिनरी नंबर का होल स्क्वायर। देन स्क्वायर रूट ऑफ रियल नंबर यहाँ पर क्या है 0 का होल स्क्वायर प्लस हो गया 1 का होल स्क्वायर, क्योंकि इमेजिनरी नंबर कितना है 1। जैसे आप इसको फाइंड करोगे तो यहाँ पर क्या हो जाएगा 0 का स्क्वायर 0 प्लस 1 का स्क्वायर 1, देन स्क्वायर रूट ऑफ 1 जो किसके इक्वल हो जाएगा 1 के। तो ये हमारे पास क्या आ गया स्मॉल r या मोड ऑफ z। लेकिन हमें ना और क्या फाइंड करना है, इस कॉम्प्लेक्स नंबर का प्रिंसिपल आर्गुमेंट भी फाइंड करना है। तो यहाँ पर मैंने लिखा द आर्ग्यूमेंट ऑफ अ कॉम्प्लेक्स नंबर अब देखो, जब भी आप क्या करते हो किसी भी कॉम्प्लेक्स नंबर का आर्गुमेंट फाइंड करते हो तो सबसे पहले उस कॉम्प्लेक्स नंबर का पॉइंट जो होता है उसके कोऑर्डिनेट आपको पता होने चाहिए, क्या है 0,1। और उसके बाद में क्या करना है, आपको ना बढ़िया सा आर्क्ड प्लेन ड्रॉ करना है। ये हमारा रियल एक्स एक्सिस हो गया, ये हमारा इमेजिनरी वाई एक्सिस हो गया, ये तो हो गया इमेजिनरी वाई एक्सिस, एंड ये हमारा हो गया रियल एक्स एक्सिस। आप कहोगे जी सर, और ये हमारा हो गया ओरिजिन, जहां पर ये दोनों एक्सिस एक दूसरे को इंटरसेक्ट करते हैं। तो ये हमारा जो पॉइंट है वो कहाँ होने वाला है, यानी x की वैल्यू तो 0, तो x की वैल्यू 0 यहाँ हो गई और y की वैल्यू 1 यहाँ पर कहीं पर हो गई। तो p जो है उसके कोऑर्डिनेट 0,1 यहाँ कहीं होगा, ठीक है। तो मेरे को बताओ, जब आप देखोगे कि ये पॉइंट ये हमारा हो गया पॉजिटिव रियल एक्सिस और ये हमारा हो गया लाइन सेगमेंट कुछ इस प्रकार से, तो इन दोनों के बीच में बना कोण हमारा आर्गुमेंट ऑफ z कहलाता है, जिसको हम कहते हैं प्रिंसिपल आर्गुमेंट भी कह सकते हैं। तो देखो प्रिंसिपल आर्गुमेंट या आर्गुमेंट निकालते हो तो उसका फॉर्मूला होता है कि tan थीटा इज इक्वल टू होता है इमेजिनरी नंबर डिवाइडेड बाय रियल नंबर, या हम कह सकते हैं हाइट डिवाइडेड बाय बेस, या हम कह सकते हैं y डिवाइडेड बाय x, कुछ भी कह सकते हैं। तो यहाँ पर क्या हो गया कि tan थीटा इज इक्वल टू हो गया 1 डिवाइडेड बाय 0। इसका मतलब ये है कि ये वैल्यू जो है वो इन्फिनिटी हो गई, क्या हो गई इन्फिनिटी। ये कब हो सकता है, जब थीटा है ना पाई डिवाइडेड बाय 2 रेडियन हो,
क्या हो, पाई डिवाइडेड बाई 2 रेडियन हो या 90 डिग्री हो। तो ये हमारे पास क्या आ गया, एम्पलीट्यूड ऑफ z इज इक्वल टू थीटा इज इक्वल टू आ गया पाई डिवाइडेड बाई 2 रेडियन। लेकिन हमें क्या फाइंड करना है, हमें तो फाइंड करना है इस कॉम्प्लेक्स नंबर की पोलर फॉर्म। तो यहाँ पर मैंने लिखा पोलर फॉर्म ऑफ अ कॉम्प्लेक्स नंबर, वो क्या हो जाएगा, z इज इक्वल टू r की जगह क्या है 1 ब्रैकेट में cos थीटा, थीटा की जगह क्या आ गया पाई डिवाइडेड बाई 2 रेडियन प्लस हो गया आयोटा साइन थीटा, थीटा की जगह यहाँ पर हो गया पाई डिवाइडेड बाई 2 रेडियन। ये जो है इसको हम कुछ इस प्रकार से भी लिख सकते हैं, z इज इक्वल टू, जो 1 को इस ब्रैकेट के साथ मल्टीप्लाई करवा दोगे तो ये आ जाएगा cos पाई डिवाइडेड बाई 2 रेडियन प्लस होगा आयोटा साइन पाई डिवाइडेड बाई 2 रेडियन। ये जो हमारे पास आया है ये क्या है, ये है इस कॉम्प्लेक्स नंबर की पोलर फॉर्म, इस कॉम्प्लेक्स नंबर की ये क्या है पोलर फॉर्म। तो हमने एक्सरसाइज 4.2 के अंदर ये समझने की कोशिश की कि किसी भी कॉम्प्लेक्स नंबर का हम आर्ग्यूमेंट कैसे फाइंड कर सकते हैं, मॉड्यूलस कैसे फाइंड कर सकते हैं, और उस कॉम्प्लेक्स नंबर का उस कॉम्प्लेक्स नंबर को किस प्रकार से हम पोलर फॉर्म के रूप में कन्वर्ट कर सकते हैं। तो मुझे ऐसी उम्मीद है कि आज की क्लास के अंदर मैंने जितनी भी समझाने की कोशिश की वो शायद आपको ज़रूर समझ में आया होगा, और आपने भी, मुझे इतनी उम्मीद है कि आपने भी दबा के समझने की कोशिश की। यदि आपको समझ में आया तो आप इस क्लास को लाइक करो, और यदि आपको कहीं पर भी डाउट है तो ज़रूर कमेंट करना, ठीक है ना। तो उस डाउट को मैं देख के हो सके तो मैं उसको क्लियर करने की कोशिश करूँगा आपके किसी भी क्लास के अंदर। यदि यहाँ पर कोई भी इस चैनल पर कोई भी फ्रेंड्स नया है तो इस चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ ही साथ बेल आइकन को भी प्रेस करें, ताकि जब भी मैं यहाँ से वीडियो अपलोड करूँगा तो उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुँचेगा और उसका फ़ायदा आप तुरंत ले सको। हमारी मुलाकात पुनः किसी अन्य वीडियो में होगी, तब तक हमने जितना भी यहाँ पर समझने की कोशिश की है उसकी एक बार आप खुद प्रैक्टिस कर लेना। जय हिंद, वंदे मातरम।